हेलो मेरी बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। तो मैं आ चुकी हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के पार्ट 2 के साथ आप सबके सामने। तो जैसे कि आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, अब हम शुरू करेंगे सेकंड पार्ट। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अब इंग्लिश बाबा को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है englishbaba.eb, ठीक है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हमसे कांटेक्ट करने के लिए दिए गए स्क्रीन पर नंबर जो दिया गया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल्स की अक्रेंस के बारे में। देखिए मेटल्स किस तरह से अकर करता है, किस तरह से वो हमें मिलता है। ठीक है, दो फॉर्म्स होती हैं जिस तरह से मेटल्स हमें मिलता है, मिनरल और ओर फॉर्म। ठीक है, एक तो मिनरल फॉर्म होती है और दूसरी होती है ओर। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, हम उन्हें मिनरल्स बोलते हैं। अब आपको मैं दिखा रही हूँ मिनरल्स किस तरह के दिखाई देते हैं। देखिए इस तरह के होते हैं, जैसे बहुत चमकदार से सुंदर सुंदर से क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, इनको मिनरल बोला जाता है। जो कि एलिमेंट और कंपाउंड्स होते हैं और वो नेचर के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर नेचुरली अकर करते हैं। और अगर हम बात करें ओर की, तो ओर क्या होते हैं, वो मिनरल्स, the minerals that contains high percentage of metal that can be extracted profitably from it। अब देखिए फ़र्क सिर्फ ये है कि ये भी मिनरल्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या होती है, हाई परसेंटेज ऑफ मेटल होती है, जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। हमें जितना भी फॉर्म में जितना भी मेटल उसके अंदर से मिलेगा। अब आपको और दिखा रही हूँ मैं, और देखिए इस तरह का दिखाई देता है, बहुत ही चमकदार है, इसके अंदर बहुत सारा मेटल हमें मिल जाता है। देखिए एक जो डार्क लाइन में आपको लाइन दिख रही है लिखी हुई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर कई बार ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसको याद रखिए क्या बोला जा रहा है इसमें। एवरी ओर इज़ अ मिनरल, जो ओर है, हर ओर मिनरल ही होता है, लेकिन हर मिनरल ओर नहीं होता। ठीक है, कहते हैं ना बाप बाप ही होता है, लेकिन बेटा कभी बाप नहीं बन सकता। तो एवरी ओर इज़ अ मिनरल। ठीक है, हर ओर के अंदर तो मिनरल होगा, लेकिन जितने भी मिनरल्स होते हैं ज़रूरी नहीं है वो भी ओर ही होते हैं। ठीक है, सो बस इस बात को आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों पिक्चर्स आपको फिर से दिखा रही हूँ, ये मिनरल है और ये ओर है। अब हम पढ़ रहे हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है, ये आपको डेफिनेशन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या होता है मेटलर्जी? द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स एंड रिफाइनिंग देम टू गेट प्योर मेटल्स आर कॉल्ड मेटलर्जी। देखिए वो प्रोसेसेस मतलब ये एक प्रोसेस नहीं है, इसमें तीन तरह की प्रोसेसेस आएंगी, जिसमें हम ओर्स में से मेटल को निकालते हैं, फिर उनको रिफाइन करते हैं ताकि हमें प्योर मेटल मिल जाए। ठीक है, सो ये होती है मेटलर्जी। अब इसी मेटलर्जी के अंदर 3 स्टेप्स आते हैं जिसमें हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करें। तो ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है ओर्स में से, उसके 3 स्टेप्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं लिखे हुए। कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं? एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, और थर्ड स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इन तीनों स्टेप्स को हमें फॉलो करना ही होता है जब हमें प्योर फॉर्म में अगर मेटल चाहिए। ठीक है, तो 1 बाय 1 इन तीनों मेथड्स को हम अच्छे से रीड करने वाले हैं। तो अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्या है, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। Ores mined from the earth are usually contaminated with large amounts of impurities such as soil, sand, etc. called gang। इसको हम बोलते हैं गैंग। ठीक है, कुछ बच्चे इसको गैंगुई बोलते हैं, लेकिन इट्स नॉट गैंगुई, इट्स गैंग। तो ये क्या बोल रहा है आपको कि जो आपको अर्थ में से ओर्स मिलते हैं ना, उसके अंदर बहुत तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं यार, जैसे कि सॉइल है, सैंड है, उसके साथ चिपके हुए होते हैं। तो वो जो इम्प्योरिटी है, हमने उसको एक नाम दिया है साइंटिफिक लैंग्वेज में। क्या नाम दिया है? गैंग। द इम्प्योरिटीज़ मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो अब हमें अगर मेटल चाहिए, जैसे हम ओर्स में से अगर मेटल निकालना चाहते हैं, तो ऑब्वियस है हम उसके साथ इम्प्योरिटीज़ को तो बिल्कुल नहीं रखना चाहेंगे। तो इम्प्योरिटीज़ को क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा, the method depends on the differences between the physical and chemical properties of the gangue and the ore।
तो ये अब क्या कह रहे हैं कि जो भी आपको मेथड लगाना पड़ेगा ना, वो किस पे डिपेंड करेगा, जो गैंग और ओर है उनकी क्या फिजिकल और क्या केमिकल प्रॉपर्टी है। ऊपर जो मैंने तुम्हें यहाँ पे ओर की फ़ोटो दिखाई है, अब ये एक ही तरह का नहीं होता यार, आपको बहुत तरह के डिफरेंट टाइप के ओर्स और मिनरल्स मिलते हैं। तो उसमें हमें डिफरेंट टाइप के क्या मिलेंगे, मेटल्स भी मिलेंगे। तो ऑब्वियसली इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी उसी पे डिपेंड करेगा कि हमें इसके ऊपर किस तरह का मेथड लगाना है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? तो ये जो तीनों पॉइंट्स यहाँ पे बता रहे हैं, इन तीनों पॉइंट्स को दोबारा से मैं आपको फिर से बस जस्ट बताने वाली हूँ। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स में ये क्या कह रहा है कि पहले आपको ओर्स जो अर्थ में से मिलते हैं उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और उस इम्प्योरिटी को हम बोलते हैं गैंग। ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये रिमूव करनी बहुत ज़रूरी है अगर हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। और जो ये मेथड्स यूज़ करने होते हैं हमें मेटल को निकालने के लिए, वो किस पे डिपेंड करते हैं, गैंग और जो भी हमारे पास है उसकी क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट हो गए क्लियर। अब देखिए मैं आपको फिर से और दिखा रही हूँ, इसके अंदर आपको इम्प्योरिटीज़ भी दिखेंगी। ये जो मैला 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 वाला सा पार्ट्स होगा उसके अंदर क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है। और ये देखिए ये इम्प्योरिटी होती है, मीन्स हम इसको गैंग बोलते हैं। तो ये जो मैला सा पार्ट है ये सारा इम्प्योरिटी है, और जो इसके बीच में चमकदार ये सब हमें मिल रहा है ये हमारे लिए जो ज़रूरी चीज़ हमें एक्सट्रैक्ट करनी है उसमें से, जैसे कि कोई भी मेटल हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए वेरियस मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स होंगे जो हम यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 4 मेथड्स नाम लिख के दे दिए हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन भी बता दी है, लेकिन मैं 1 बाय 1 आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ विद फ़ोटो। ठीक है, उसकी पिक्चराइजेशन करके, हम जैसे कहते हैं ना मूवी देख, अगर हमें सिर्फ रेडियो पे सुनाया जा रहा है, मूवी के डायलॉग सुनाए जा रहे हैं, तो यार इतना मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा उसको देख के है ना आता है। तो हैंड पिकिंग मेथड क्या है, impurities are removed by hands if the impurities are large in size। ये तो सबसे आसान मेथड है। इसमें क्या है कि अगर क्या होगा, इम्प्योरिटीज़ बड़ी बड़ी हैं, जैसे बड़े बड़े टुकड़े हैं, मिट्टी के टुकड़े हो गए, पत्थर हो गए, अगर वो चीज़ें उसमें से, तो हम आराम से उसको हाथ से चुन चुन के निकाल सकते हैं। जैसे इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, जो उसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ हैं उसको अलग कर रहे हैं, जो चीज़ काम की है उसको अलग कर रहे हैं, है ना। इसी तरह से जब मेटल की एक्सट्रैक्शन होती है तो इसी तरह से किया जाता है। सेकंड देखिए क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ का मतलब यहाँ पे होता क्या है, देखिए बहुत बच्चे हंसते हैं इस वर्ड पे जब इसको हिंदी में बताया जाता है। इसको बोलते हैं झाग। ठीक है इसको क्या बोलते हैं, झाग। जो हम साबुन, जब साबुन और या फिर सर्फ वगैरह तुम लेते हो और पूरा बकेट के अंदर वाइट 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 लादर बन जाता है, लादर को भी लादर या फिर झाग, जो भी आप बोलना चाहो। सो दिस इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग हाइड्रोफोबिक ओर फ्रॉम हाइड्रोफिलिक इम्प्योरिटीज़ एंड वाइस वर्सा। देखिए ये वर्ड्स ध्यान रखिए, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाले या पानी के अंदर जो मिक्स नहीं होते हैं, और हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, जो वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो ये मेथड कब यूज़ होता है, जब हमें क्या करना है, जो ओर है उसको इम्प्योरिटीज़ में से अलग करना है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो ओर है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब वो पानी में नहीं घुलेगा, और इम्प्योरिटीज़ पानी में घुल सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है कि ओर पानी में घुल जाए और इम्प्योरिटीज़ ना घुले। तो ये बस हमें फ्रोथ फ्लोटेशन वहाँ पे प्रोसेस लगा देनी होती है। ज़्यादातर एक इसके लिए यूज़ होता है सल्फाइड के लिए और कार्बोनेट ओर्स के लिए। ठीक है, सल्फाइड मतलब एस वाले जिसके अंदर एस होगा, और कार्बोनेट मतलब जिसमें CO3 होगा, वो वाले उनके साथ मेटल्स के साथ ये लगे होंगे, तो वहाँ पे ये यूज़ हो जाता है। अगला आपको इसकी मैं फ़ोटो दिखाने जा रही हूँ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की। देखिए ध्यान से, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यहाँ पे सल्फाइड ओर की दिखाई जा रही है। आपको यहाँ पे बहुत आसानी से दिख रहा होगा कि सल्फाइड के ओर के जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ दिख रहे हैं, ऊपर ऊपर दिखाई दे रहे हैं, है ना। सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स जो झाग बन के ऊपर ऊपर आते जा रहे हैं। और गैंग जो है वो, जो इम्प्योरिटी है वो पानी के अंदर नीचे आ गई है या पानी के अंदर है, हाइड्रोफिलिक है तो वो वाटर के लविंग है, वो अंदर रहेगी। और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, तो ये झाग बन के सल्फाइड के ओर ऊपर आ जाते हैं। यहाँ से कंप्रेस्ड एयर पास की जाती है, इस एयर के प्रेशर से बबल्स बनते हैं अंदर। सो इससे क्या होता है,
वहाँ पे जो भी ओर्स उसमें नहीं घुलने वाले होते वो ऊपर 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 आ जाते हैं, तो और बबल्स बन के यहाँ पे जमा हो जाते हैं। सो इस तरह से उसको बस निकाल लिया जाता है ऊपर ऊपर से ही, है ना, जैसे कहते हैं ना क्रीम निकाल ली जाती है, जो जब जब दूध के ऊपर सारी क्रीम होती है इस तरह से चम्मच से निकाल लेते हो, तो इसी तरह से इनको भी निकाल लिया जाता है। ओके, अगला है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेट का यूज़ करना है अब इसमें। दिस इज़ यूज्ड व्हेन ईदर गैंग और ओर इज़ मैग्नेटिक इन नेचर। ये कब यूज़ होता है, या तो जो गैंग है मीन्स जो इम्प्योरिटी है, या तो उसका नेचर मैग्नेटिक है, या फिर जो ओर है उसका नेचर मैग्नेटिक है। तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ पिक्चर के अंदर कैसे आप इसको देखेंगे। देखिए, आपको एक मैग्नेटिक रोलर दिखा रखा है यहाँ पे। मैग्नेटिक रोलर मतलब जैसे जैसे हम देखते हैं ना एयरपोर्ट के ऊपर बेल्ट की फॉर्म में लगेज घूमता हुआ जा रहा है, तो वो रोलर के ऊपर घूमता हुआ जा रहा है। तो इसी तरह से ये भी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे ही तुम्हारे पास जो फाइनली ग्राउंड ओर होगा, मतलब हमने उसको पाउडर्ड फॉर्म में सारा चूरा चूरा करके जो और इकट्ठा किया उसको यहाँ डाल दिया जाता है, ठीक है। मैं फिर से दिखा रही हूँ, ये पिक्चर ध्यान से देखिए। उसको कहाँ डाल दिया जाता है, ऊपर जो उसके लिए कंटेनर सा बना हुआ है उसके अंदर उसको डाल दिया जाता है। ओके, क्योंकि ये बेल्ट रोटेट कर रही है, यहाँ से यहाँ जाती हुई फिर ऐसे वापस आती है, फिर ऊपर जाती है, तो इस तरह से घूमती हुई जा रही है। तो आपको इसी तरह से इसके ऊपर जैसे ही वो चल रही होगी इसको डाल देना है। ये जो फाइनली ग्राउंडेड ओर है ना, इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी हैं, इसके अंदर ओर भी है। तो जो चीज़ मैग्नेट से क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी, वो तो आ जाएगी इधर, क्योंकि वो मैग्नेट के साथ 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 चलती चलती फिर नीचे गिरेगी, ठीक है। और जो क्या होगी, मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होने वाली होगी, वो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे, तो वो कहाँ गिरेंगे, दूसरे दूर जाके गिरेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये जो जितने भी हम मेथड लगा रहे हैं ना अभी तक, इससे ये डिसाइड नहीं होता कि जो हमने मेटल निकाल लिया वो फाइनली पूरा क्या निकला है, बिल्कुल ही प्योर निकला है, नहीं। अभी आगे और प्रोसेसेस आएंगे जिसमें हम इसको और भी प्योर करते हैं। तो लास्ट मेथड देखिए क्या लिखा हुआ है। 3 मेथड्स हमने पढ़ लिए, कौन कौन से, एक तो हैंड पिकिंग, दूसरा पढ़ लिया फ्रोथ फ्लोटेशन, तीसरा पढ़ लिया मैग्नेटिक सेपरेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटी सेपरेशन, या फिर उसको हम बोलते हैं लेविगेशन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। हियर ओर एंड गैंग get separated on running with stream of running water which separate them by gravity due to difference in density। नहीं समझे, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं। इसमें पानी को तेज़ पानी को उसके ऊपर से पास करवाया जाता है, जिसकी वजह से जो चीज़ हल्की होती है वो जाके नीचे गिरती है, सीधा फटाक करके फटक से नीचे गिर जाती है ऐसे। देखिए ग्रेविटी सेपरेशन में आपको एक वाइब्रेटिंग टेबल लेना होता है जिसके अंदर ग्रूव्स होते हैं, मतलब ऐसे कहते हैं ना जैसे वेव्स टाइप सा बना होता है। अब जो हैवी पार्टिकल्स होंगे ना वो इसके अंदर जो टुकड़े से बने हुए हैं, है ना, जो हमने ग्रूव्स बनाए हैं, ये इसके अंदर अटक जाते हैं। और जो पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो हल्की होती है, तो वो पानी के साथ बह के, जैसे हम उसको धो देते हैं, डर्ट अलग हो जाती है, तो वो धुल कर कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है। सो ये गैंग पार्टिकल्स हैं, वाटर है, ये नीचे आ जाएगा। और जो डेंसर पार्टिकल्स होंगे ना ओर के, जिसके अंदर मेटल होंगे, वो अटक जाते हैं इनके अंदर, ये छेद जो बने होते हैं। सो ऊपर से जेट ऑफ वाटर स्प्रे, मतलब तेज पानी फुल एनर्जी के साथ चला दिया जाता है। सो आई होप इजी मेथड से सब समझ में आ गए होंगे। तो यही चारों मेथड्स आपको पता होने चाहिए कि वेरियस मेथड्स हम क्या क्या लगा सकते हैं मेटल को अलग करने के लिए इम्प्योरिटी से, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटी को अलग करते जा रहे हैं। अब देखिए आगे, क्योंकि आपने फर्स्ट मेथड क्या पढ़ा, देखिए फिर आपको कहोगे मैम कभी ऊपर कभी नीचे, बार बार यहाँ पे इधर से उधर स्क्रीन रोटेट हो रही है, लेकिन मैं आपको दोबारा से बताना चाहती हूँ, हमने पूरा पढ़ लिया है क्या, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्या है इसके अंदर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिडक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। वी यूज़ डिफरेंट मैथड बेस्ड ऑन एक्टिविटी सीरीज। अब देखिए इसमें आपको क्या लगाना है, एक जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करते हैं ना कि इस मेटल की ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर वो उससे कम होता है, वो उससे कम होता है, तो ये सारा उस पर बेस्ड है, ठीक है। हमें यहाँ से मेटल को रिड्यूस करवाना है उसके ओर में से। अभी तक हमने ओर को सेपरेट किया है किससे, गैंग से, है ना, इम्प्यूरिटीज से अलग कर दिया ओर को। अब ओर में से क्या निकालना है, हमें मेटल निकालना है। तो वो अभी तक पूरी तरह से मेटल हमें एक्सट्रैक्ट होकर मिला नहीं है, उसके अंदर तो ओर के पार्टिकल्स हैं ही। तो अब हम करने जा रहे हैं ये, जिसमें हम मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं।
तो आपको सबको याद करवाई थी मैंने रिएक्टिविटी सीरीज, कालू नाम का माली आलू ज़रा फीके पकाता, है ना, ये वाला सब पढ़ा था ना हमने, उसी को लगा देना बस। देखिए, कालू नाम का माली आलू ज़रा फीके पकाता है ना। उसके बाद कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, प्लैटिनम, ये लर्न कर लेना भाई, इतना भी नहीं बनता मुझसे सीरीज़। बाकी वैसे मैंने बनाई हुई है, आप दोबारा मेरी वीडियो देख सकते हो, बट मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ये जो मैंने अलग अलग मेटल्स को बॉक्सेस में रखा है ना, ये आपको लर्न करने हैं। अब जो ये पहले 5 मेटल दिख रहे हैं आपको, ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल है, मतलब बहुत ज़्यादा ये इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इसके लिए जो मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है ना, वो क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस या फिर मोल्टन ओर, है ना। इलेक्ट्रोलाइज करना मतलब करंट की हेल्प से हमें उसको ब्रेक करना पड़ता है और अलग करना पड़ता है। और ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए कौन कौन से ये जो के है इसका मतलब है पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन 5 के लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस मेथड लगाना है। ओके, उसके बाद 4 कौन कौन से, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। जिंक, आयरन, लेड और कॉपर के लिए हमें लगाना है रिडक्शन यूजिंग कार्बन। ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, मतलब ना तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ना ही ये बहुत कम रिएक्टिव है। और उसके बाद 4 और हैं, कौन कौन से, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, प्लैटिनम। इसके लिए हम हीटिंग का मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार ये हमें फ्री स्टेट में भी मिलते हैं, बाकी हमें फिर भी उसके थोड़े सी इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेसेस लगानी ही पड़ेंगी। और ये सारे मेटल्स क्या होते हैं, लो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो अब आप एक एक करके ये सारे मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन पढ़ लो फटाफट, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले मैं लो रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर जो सबसे नीचे वाले होते हैं, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, मरकरी और प्लैटिनम, इनके बारे में आपको बता रही हूँ। तो हमारा टॉपिक अब क्या है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स विच आर लो इन एक्टिविटी सीरीज, ठीक है, जो लो रिएक्टिविटी रखते होंगे। तो मेटल्स विच आर लो इन एक्टिविटी सीरीज आर अनरिएक्टिव, ये रिएक्टिव ही नहीं होते यार ज़्यादा। तो द ऑक्साइड्स ऑफ सच मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। अगर इनकी कोई ऑक्साइड फॉर्म होती है, मतलब इनके अगर किसी भी मेटल का मैं नाम ले लूँ, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने सिल्वर मेटल लिया है ना, सिल्वर की कौन सी फॉर्म ले ली इन्होंने, सिनेबार, ये इस तरह का दिखाई देता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसको सिर्फ सिंपली हीट कर दो। हीट होने के बाद उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है ना, तो ऑक्सीजन जुड़ने पे भी बस उसको क्या करना है, आपको हीट ही करते रहना है। तो सिंपल हीटिंग करने से क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल लिया, आपको इसकी इक्वेशंस लर्न होनी चाहिए, कहीं मेरी तरह ऐसे मत बोल देना कि ये सिनेबार है, इसको हीट करते जाओ हो गया। नहीं, आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस को लर्न करना है। तो देखिए, बहुत सिंपल इक्वेशंस है। क्या है, आपने क्या ले लिया, सिनेबार, या फिर ये जो मरकरी की सल्फाइड फॉर्म आपने ले ली, मरकरी के साथ सल्फाइड जुड़ा हुआ है, आपने ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। अभी ऐसा नहीं होता कि ज़रा सी हीट करने पे एकदम से सारा सल्फाइड भी निकल जाएगा और हम आराम से मेटल को निकाल लेंगे, नहीं, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो पहले जब आप थोड़ा सा हीट करोगे तो क्या होगा, पहले वो ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। मरकरी के साथ जो सल्फ़र जुड़ा था, अब उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और सल्फ़र डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, क्योंकि वो जो सल्फ़र है उसको भी तो कोई ना कोई चीज़ चाहिए अलग होने के लिए, वो गैस बन के निकल जाएगी। अच्छा, अब जो आपके पास यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म बनी है मरकरी की, उसको थोड़ा और हीट करने पे क्या होगा, मरकरी अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। सो ये बहुत ही सिंपल मेथड है। सिंपल हीटिंग करने से आप क्या कर सकते हो, जो लो एक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स हैं, जैसे कि जो अनरिएक्टिव मेटल्स हैं, आप उनमें से उनको अलग कर सकते हो, ठीक है, मतलब मेटल को बिल्कुल अलग कर सकते हो। तो ये हो गया मेथड। सेकंड है जो मिडल में आते हैं, मतलब जो मॉडरेटली, देखो मैं भी अटक रही हूँ आज, मॉडरेट होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। दीज मेटल्स आर मॉडरेटली रिएक्टिव, दे एग्जिस्ट एज सल्फाइड और कार्बोनेट्स इन नेचर, ठीक है। अब देखिए, ये वाली बात याद रखना, यहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलने वाली है, वो याद करनी बहुत ज़रूरी है। हमें इनकी रिडक्शन करने से पहले ना, इनकी जो सल्फाइड फॉर्म या फिर जो इनकी कार्बोनेट फॉर्म है, उनको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे अभी तुमने ऊपर किया, तुमने ये सल्फाइड जो था HgS, उसको तुमने पहले HgO में कन्वर्ट किया और फिर जो O था उसमें से हटाया हीट करके, है ना। अब तुम्हें इसमें भी यही करना है कि जो सल्फाइड फॉर्म है और जो कार्बोनेट फॉर्म है, उनको पहले हमें ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो होते हैं ना, ये वाले जो मेटल्स होते हैं, कौन से मेटल,
जो 4 मैं आपको बीच वाले दिखा रही हूँ, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, ये क्या होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो हमें इनकी जो फॉर्म मिलती है ना, वो कौन सी मिलती है, सल्फाइड और कार्बोनेट वाली फॉर्म। तो पहले आप इसकी सल्फाइड और कार्बोनेट वाली फॉर्म को क्या करोगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे, और फिर उस ऑक्साइड को कार्बन वगैरह जैसे इन चीज़ों का यूज़ करके रिड्यूस कर दोगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रोस्टिंग मेथड आता है। इसमें रोस्टिंग क्या होता है यार, ये वो वाली रोस्टिंग मत समझना जो कैरी मिनाटी करता है, नहीं नहीं, ये वो नहीं है। इसमें रोस्टिंग में क्या होता है, सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है बाय स्ट्रांगली हीटिंग, है ना। वैसे तो वो वाली रोस्टिंग भी वही है, उसको अच्छे से बेचारे को तंदूर में तल देते हैं, जिसकी भी रोस्टिंग करता है कैरी मिनाटी। तो हम लोग भी यहाँ पे यही मान लेते हैं भी, जो कैरी मिनाटी है वो रोस्टिंग कर रहा है किसकी, इन ओर्स की। नहीं नहीं, ये तो मैं करवा रही हूँ यार, हर चीज़ में किसी और को क्रेडिट क्यों देना। तो सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। अब याद रखना, एक्सेस एयर लिखना बहुत ज़रूरी है, मतलब ज़्यादा एयर, बहुत वहाँ पे एयर की प्रेजेंस अच्छी होनी चाहिए, और फिर उसको हीट करोगे ना, तो उस केस में क्या होगा, जो सल्फाइड होगा वो फटाफट से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड फॉर्म में। अब देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जिंक सल्फाइड है आपके पास, हमने बहुत सारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट कर दिया, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, है ना। अब जो यहाँ पे आपके पास ऑक्साइड फॉर्म आई है ना, इसको रिड्यूस करने के लिए आप हीट नहीं करोगे भाई, वो पहले वाले मेथड में था। ठीक है, वो क्या था, जब बहुत ही अनरिएक्टिव मेटल होगा तो ऐसा होगा। लेकिन अब आपके पास क्या है, ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है ना, हमें इसको अगर हमें क्या करना है, मेटल को अलग निकालना है, तो इसके लिए हमें रिडक्शन प्रोसेस लगानी पड़ेगी, और अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना है। और बहुत ही कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन, ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि अब आपने देख लिया कि ये बन गया आपके पास ZnO। अगर मैं इसके अंदर कार्बन डाल दूँ, ठीक है, तो ये जो कार्बन होगा यहाँ से ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल जाएगा, और जिंक आपके पास अलग फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए, तो ये भी आपको बता देना है। आगे देखिए, अगला मेथड है कैल्सिनेशन। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी इसकी डेफिनेशन इस चीज़ में ही पहले ही बता दिया कि जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो या तो सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे या फिर कार्बोनेट फॉर्म में। जो सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं उसके ऊपर कौन सी प्रोसेस लगती है, रोस्टिंग, और जो हमें कार्बोनेट फॉर्म में मिलेंगे उसकी कौन सी प्रोसेस होती है, कैल्सिनेशन। तो कार्बोनेट ओर्स के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हीटिंग होगी ना, वो लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में होनी चाहिए। तो सेम वही चीज़ मेथड लगाइए, आपको हीट करना है कार्बोनेट फॉर्म को, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और जैसे ही वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ये जो हीटिंग आपने की है ये बहुत कम वहाँ पे एयर की प्रेजेंस होनी चाहिए। अच्छा, जैसे ही वो ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, या तो इसमें कार्बन डाल दो, या कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दो, या हाइड्रोजन डाल दो, जो आपका दिल करे। तो ये जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जिंक अलग कर देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग बन जाएगा, है ना। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि बस जैसे ही वो ऑक्साइड फॉर्म बनती है आपको रिडक्शन कर देनी है उसकी। ठीक है, अब देखिए आगे। तो ये मेरे ख्याल से दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। रोस्टिंग सल्फाइड्स के लिए होती है और कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स के लिए होती है। अब एक नोट यहाँ पे मैं आपके लिए डाल रही हूँ, क्या, समटाइम्स हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, हम इनका भी यूज़ कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का, क्योंकि ये क्या करते हैं, लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को आराम से डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो उस केस में आप उनकी जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह पे कई बार आप सोडियम, कैल्शियम इनका भी यूज़ कर लोगे, तो वो आराम से उसको वहाँ से ऑक्सीजन को रिप्लेस कर, या सॉरी मेटल को वहाँ से डिस्प्लेस कर देंगे, है ना। तो अब है हमारा जो कौन सा मेथड होगा, जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे मेटल्स को जो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। अब जो मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है यार, उनको अकेले हीट से नहीं काम चलेगा, उनको हीटिंग करके हम अलग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हमें अगर इनको निकालना है तो इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ती है, इनके मोल्टन क्लोराइड फॉर्म की इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, तो अगर आप सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज करोगे, मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, मोल्टन है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ध्यान रखना, जैसे ही आप उसको क्या करोगे इलेक्ट्रोलाइज, तो जो
दो दो आपको इलेक्ट्रोड्स मिलती हैं, एक होती है कैथोड, एक होती है एनोड। तो आपने यहाँ पे मोल्टन NaCl जो ले लिया होगा, एक आपने यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स लगा दी, मैं एक पे पॉजिटिव साइन बना रही हूँ, एक पे नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव को हम बोलते हैं एनोड और नेगेटिव को बोलते हैं कैथोड। तो आपको खुद को समझ जाना चाहिए कि जो चीज़ पॉजिटिव होगी वो नेगेटिव पे जाके चिपक जाएगी और जो चीज़ नेगेटिव होगी वो पॉजिटिव पे जाके चिपक जाएगी। तो आपको ये रिएक्शंस लर्न करनी है कि एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, सोडियम जो है, सोडियम पॉजिटिव वाली जो फॉर्म है वो जाएगी, है ना, और एनोड के ऊपर क्या होगा, Cl नेगेटिव जाएगा। तो ये रिएक्शंस आपको लर्न होनी चाहिए। बस इतना सा ही था, कुछ भी नहीं था इसमें। आगे देखिए थर्ड स्टेप। अब मैं ये थर्ड स्टेप किसका बता रही हूँ, एक आपने क्या कर लिया, एनरिचमेंट ऑफ ओर, दूसरा आपने क्या कर लिया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब तीसरा आप क्या करने जा रहे हो, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग मतलब अभी भी जो हमें है ना तसल्ली नहीं हुई है कि जो हमें ऊपर सारे मेटल्स निकाल लिए हमने सेकंड स्टेप के अंदर, क्या वो पूरी तरह से प्योर मिले हैं हमें। तो उनको पूरी तरह से अगर हमें प्योर करना है तो हमें रिफाइनिंग करनी होगी, ठीक है। तो ये बहुत मतलब एक छोटी सी प्रोसेस नहीं होती, बहुत टाइम लगता है अगर हमें प्योर फॉर्म में कोई भी चीज़ चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप पढ़िए, इसमें क्या है, द मेटल्स आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज़ नॉट प्योर। जो हमें मेटल ऊपर वाले स्टेप में मिला ना एक्सट्रैक्ट करके, वो पूरी तरह से प्योर नहीं होता है और हमें उनको रिफ़ाइन करना है प्योर मेटल को निकालने के लिए। तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का यूज़ करते हैं। देखिए अब यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रोलिटिक ही है, मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेनी है यहाँ पे भी। एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच आर रिफाइंड यूजिंग दिस मेथड आर कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड। मतलब ये सारे हाईली रिएक्टिव जितने भी होते हैं इनको हम इस मेथड से अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस के अंदर द इम्प्योर मेटल, ये बहुत ज़रूरी है, ये वाली चीज़ भूलना मत यार, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। आपको इसमें बहुत सिंपल सी एक ट्रिक याद रखनी है। जैसे मैंने अभी तुम्हें ऊपर ये बना के दिखाया था, कंटेनर के अंदर तुमने वो ले लिया मोल्टन फॉर्म में, यहाँ तुमने क्या बना दी, दो इलेक्ट्रोड्स बना दी, है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो याद रखो जो इम्प्योर मेटल होगा उसको हमने क्या बनाना है, एनोड, मतलब पॉजिटिव वाली रोड, ठीक है। इम्प्योर मेटल को हमने क्या बनाना है, एनोड, और अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड कैथोड। और उसी मेटल की एक प्योर फॉर्म में पतली सी स्ट्रिप चिपका देनी है, कैसे, कैथोड बना के। समझ गए मेरी बात। यहाँ पे पॉजिटिव वाला क्या है, इम्प्योर मेटल है, और नेगेटिव वाला क्या है, प्योर मेटल है, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। और अब हमें यहाँ पे क्या ले लेना है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कॉपर का ही लिया सारा कुछ, तो यहाँ पे मैं कॉपर का कोई भी सॉल्ट ले लूँगी, जैसे कि कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो अब आप आगे पढ़ने वाले हैं, देखिए इसी चीज़ को। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या होगा, जैसे ही आप करंट को पास करते हो, किस में से, इलेक्ट्रोलाइट। अब तुम सोचोगे मैम इलेक्ट्रोलाइट क्या है, अब इलेक्ट्रोलाइट मैं आपको दिखा रही हूँ क्या है। ये जो नीचे आपने यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन लिया होगा ना, कॉपर सल्फेट, जैसे यहाँ पे लिखा है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप देखिए दोबारा से, जैसे ही करंट पास करोगे इलेक्ट्रोलाइट में से, प्योर मेटल जो कि एनोड पे होगा, एनोड से निकल के कहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। प्योर मेटल एनोड से निकल के कहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट के साथ में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो मैंने ऊपर अभी क्या बताया था, जो इम्प्योर मेटल है वो एनोड लेना है, मतलब उसी एनोड में से जो मेटल होगा ना सही से निकल के वो इसके अंदर आके घुल जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या लिखा है, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, कुछ भी नहीं है। ये एनोड था जो कि क्या है, इम्प्योर है, ठीक है। इसमें से जैसे ही आपने इस सॉल्यूशन में से करंट पास करवाया, इसके अंदर जितना भी कॉपर होगा ना वो नीचे गिरेगा, कहाँ, सॉल्यूशन के अंदर। और इस सॉल्यूशन में जो भी कॉपर प्योर होगा वो कहाँ जाके चिपक जाएगा, इसके ऊपर, है ना, क्योंकि वो पॉजिटिव होगा तो वो कहाँ जाके चिपकेगा, कैथोड के ऊपर जाके चिपकेगा। अच्छा अगला स्टेप क्या है, द सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन। जो इम्प्योरिटीज सॉल्यूबल होंगी वो सॉल्यूशन के अंदर रह जाएंगी, वेयर एज इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज कहाँ आ जाएंगी, नीचे जाके बैठ जाएंगी। जो एनोड के जस्ट नीचे आपको दिखाई दे रही हैं वो इम्प्योरिटीज सॉल्यूबल नहीं होंगी, तो वो नीचे जाके बैठ जाएंगी, जिसको हम दूसरे तरीके से, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, एनोड मड, ठीक है।
अब आपको यहाँ पे मैंने 2 रिएक्शंस लिख के दिखाई हैं, एक एनोड पे हो रही है, एक कैथोड पे। अब देखिए इसको कैसे लर्न करना है। एनोड पे मैंने क्या लिखा, कॉपर जो है वो कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ और उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, है ना। तो आपको यही ध्यान रखना है, ये एनोड है, इसमें से कॉपर 2 पॉजिटिव कहाँ गिरा, इसके अंदर, जैसे ही करंट पास किया, और 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ कैथोड के ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए, ये कैथोड ने ले लिए वो वाले 2 इलेक्ट्रॉन और क्या बन गया, प्योर कॉपर। तो इसी तरह से आपको क्या मिलता है, प्योर कॉपर मिलता है। बस करंट पास करते जाओगे, जितना भी इम्प्योरिटी होगी वो नीचे जाती जाएगी, और जितना भी प्योर कॉपर होगा वो जाके किस पे चढ़ जाएगा, कैथोड के ऊपर चढ़ जाएगा। तो जब तक ये प्रोसेस पूरी नहीं होती हमें ये करते रहना पड़ता है, और जब ये पूरी हो जाती है तो वो उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए आपका आज का जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा कोरोजन। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना यार, किसका वेट कर रहे हो। तो कोरोजन क्या है, मेटल्स व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे बिकम कोरोडेड, दिस इज नॉन एज कोरोजन। ये तो सब बच्चों को पता है क्या होती है कोरोजन। जब कोई भी मेटल है वो मॉइस्ट एयर, मतलब जो नमी वाली, जिसके अंदर वाटर भी है और हवा भी है, ऑक्सीजन भी है, सब कुछ है, अगर वो ज़्यादा टाइम के लिए क्या रहेगा, उसकी प्रेजेंस में रहेगा कोई भी मेटल, तो वो कोरोडेड हो जाएगा। मैं यहाँ पे अकेले सिर्फ आयरन की बात नहीं कर रही, हर तरह का मेटल है उस पर कुछ ना कुछ असर होता है अगर वो बहुत टाइम तक मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में रहेगा, तो उसको कोरोजन बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, सिल्वर अगर मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में रहता है तो वो ब्लैक हो जाता है। आपके पास सिल्वर की कोई भी ज्वेलरी होगी, कोई हाथ में पहनने वाला कंगन सा हो गया या रिंग हो गई, आप देखोगे कुछ टाइम बाद उसका जो कलर होता है ना, वो क्या होने लग जाता है, ब्लैक सा होने लग जाता है। ये किस वजह से होता है, उसके ऊपर किसकी कोटिंग आ जाती है, सिल्वर सल्फाइड की। याद रखना ये वाली चीज़, Ag जो है ना, सिल्वर जो है उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की, ठीक है, उसकी कोटिंग आ जाती है, मतलब उस पर सल्फर का अटैक होता है। अच्छा, इसी तरह से जो आयरन है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको पता ही है, ये क्या होता है, रस्टिंग होती है। आगे देखिए, कोरोजन जो होती है, अगर हमें उसको प्रिवेंट करना है तो क्या प्रिवेंशन मेथड है, देखिए पेंटिंग और ग्रीस को अप्लाई करना। ये आपको यहाँ पे दिखा रखा है, जो बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं उसको पहले पेंट किया जाता है अच्छे से, फिर बाद में उसकी अच्छे से और कोटिंग 3-4 बार उसके ऊपर करी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो कोरोजन से बच जाएगा बहुत टाइम तक। अच्छा, इसी तरह से कोई मशीनरी पार्ट्स होते हैं, हमें उसको टाइम टू टाइम ग्रीसिंग करना पड़ता है, ऑयलिंग करना पड़ता है, इससे क्या होता है वो स्मूथली वर्क करते हैं, अदरवाइज़ उनमें आवाज़ आने लग जाती है। वैसे तो तुमने अपने घर में ही देखा होगा मम्मी पापा को, कभी घर का जो कुंडी वगैरह होती है अगर वो टाइट हो जाती है तो वो उसमें क्या लगा देते हैं, ऑयल या ग्रीस लगा देते हैं, है ना, और फिर वो स्मूथली आराम से खुल जाती है, आराम से बंद भी हो जाती है और आवाज़ भी नहीं आती है। तो इस तरह से हम वहाँ पे कर सकते हैं कोरोजन से प्रोटेक्ट। अगला मेथड है गैल्वेनाइजेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड होता है और सबसे कामयाब मेथड होता है, कौन सा, गैल्वेनाइजेशन। इसमें हम स्टील या फिर आयरन की चीज़ों को रस्टिंग से प्रोटेक्ट करते हैं, उसके ऊपर किसकी लेयर चढ़ा दी जाती है, जिंक की। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसने पूरी प्रोटेक्शन से अच्छे से अपने आप को कवर किया है। ये मत सोचना ये कोरोना पीरियड चल रहा है, ये तरीका ही इनका ऐसा है, इनको करना ही ऐसे पड़ता है, अदरवाइज़ ये गरम गरम जो भी मेटल्स होते हैं उबलते हुए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो ये क्या कर रहे हैं कि ये जो रॉड्स बनी हुई हैं उनको जिंक के अंदर डुबाया जा रहा है, बहुत देर तक उनको उसके अंदर रखा जाता है, तो उसके ऊपर कोटिंग करवा दी जाती है। अब जिंक क्या करता है, पूरा उसको प्रोटेक्ट कर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन का जो भी अटैक होगा वो जिंक के ऊपर होगा और वो झेल लेता है, उसको कुछ भी नहीं होता। तो अगला है एलॉइंग, ये भी बहुत अच्छा मेथड है। एलॉइंग इम्प्रूव्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। एलॉइंग करने से क्या होता है, मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। यहाँ आपको एलॉय व्हील दिखा दिया मैंने, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है एलॉय व्हील जो कार के अंदर लगता है। सो एलॉय क्या होता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेटल का, मेटल एंड 2 और मोर अदर मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स। ठीक है, एक मेटल में अगर हम 2-3 मेटल मिला दें या 2-3 नॉन मेटल्स मिला दें, उससे क्या होगा, एक एलॉय तैयार हो जाएगा। अब एलॉय के बहुत सारे आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी। इससे पहले आपको पता होना चाहिए इससे क्या फ़ायदा होता है। इट हैज़ बेटर प्रॉपर्टीज़ देन मेटल्स लाइक इन केस ऑफ स्ट्रेंथ, कोरोजन एंड मेल्टिंग पॉइंट। जैसे एक मेटल की स्ट्रेंथ जो भी होगी, अगर हमें उसी के साथ में 2-3 और तरह के मेटल्स जोड़ दूँ तो क्या उसकी स्ट्रेंथ कम होगी या बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। कोरोजन से वो प्रोटेक्ट होता है। और
मेल्टिंग पॉइंट भी उनका बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, इतनी जल्दी से वो उसको मेल्ट नहीं कर सकेंगे। अच्छा, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग प्राइमरी मेटल फर्स्ट एंड देन डिजॉल्विंग अदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड देन कूलिंग टू रूम टेम्परेचर। इसको बनाया कैसे जाता है भाई, जिस भी मेटल के अंदर आपको मिक्सिंग करनी है वो प्राइमरी मेटल ले लिया आपने, फिर उसको दूसरे के साथ, दूसरे मेटल के साथ तीसरे मेटल, जितने भी मेटल्स आपको लेने हैं उनकी भी मोल्टन फॉर्म के साथ मिक्स कर दिया जाता है, जो भी फिक्स प्रोपोर्शन डिसाइड होती है उस अकॉर्डिंग, और फिर उसको ठंडा कर दिया जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो आपको मिल जाता है आपका एलॉय। अब कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। स्टेनलेस स्टील, ऑब्वियसली घर पे देखे होंगे ऐसे बर्तन, मम्मियाँ कहती हैं मैं स्टेनलेस स्टील वाले बर्तन ले गए दो मुझको, मैं नहीं बनाती, मेरी तो रोटी चिपक जाती है, मेरी तो सब्जी जल जाती है, मुझे तो स्टेनलेस स्टील चाहिए। तो इसमें देखो क्या क्या होता है, अलॉय ऑफ आयरन, निकल एंड क्रोमियम, तीन चीज़ें हैं इसके अंदर, आयरन, निकल और क्रोमियम। तो आपको क्वेश्चन भी आता है, ये पूछा भी जाता है स्टेनलेस स्टील किन से बना है, तो आपको याद रखना है आयरन, निकल और क्रोमियम। ऐसे ही ब्रास, ब्रास के बर्तन दिखाए हैं मैंने यहाँ पे, ये किससे बना है, कॉपर और जिंक से बना है, ठीक है, ये याद कर लेना यार अच्छे से, इन पे पक्का क्वेश्चन आता है। उसके बाद ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्या है, देखो ब्रॉन्ज की चमक और इसकी ब्रास की चमक में कितना फ़र्क है। ब्रॉन्ज के अंदर ना कॉपर, कॉपर ब्रास में भी होता है और ब्रॉन्ज में भी होता है, लेकिन उसके साथ जिंक मिलाया गया और इसके साथ क्या मिलाया गया, टिन, ठीक है, तो एसएन सिंबल होता है। ऐसे ही सोल्डर, सोल्डर क्या होता है, अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, ठीक है, जो ये वायर सी दिख रही है आपको, इसके अंदर लेड और टिन का मिक्सचर है। देन आपको एमलगम अलॉय मिलेगा। एमलगम अलॉय क्या होता है, एमलगम जैसे एक इसका एक यूज़ नहीं है, इसके दो तीन तरह के यूज़ होते हैं, डिपेंड्स, उसमें मरकरी बस इंक्लूड होती है और कई तरह के मेटल्स का आप यूज़ कर सकते हो। एक एग्जांपल मैंने जो याद रहने वाला एग्जांपल है वो मैंने आपके लिए यहाँ दिखा दिया, ये मैंने यहाँ पे ब्लू लाइन से मार्क करके दिखाया, जो ये फिलिंग करके दिखाई सारी क्या है, एमलगम फिलिंग है। कुछ लोग ये भी कराते हैं, ठीक है, कुछ लोग इसके अंदर गोल्ड की मिक्सिंग करा के करवाते हैं, मरकरी थोड़ी सी इसके अंदर मरकरी होगी और कुछ अदर मेटल्स होंगे, जिससे क्या हो जाता है, जो दांत में कीड़ा वीड़ा लगा है या दांत भरना होता है वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है फिलिंग के लिए। और यहाँ पे लास्ट अलॉय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, अलॉय ऑफ गोल्ड। देखिए इसमें गोल्ड का होना ज़रूरी है, ठीक है, गोल्ड के साथ सिल्वर भी हो सकता है, गोल्ड के साथ कॉपर भी हो सकता है, ये तीन तरह के गोल्ड हैं आपके पास। तो एक तो आपको गोल्ड का कलर बिल्कुल लाइट सा दिख रहा होगा, एक रोज़ जैसा कलर दिख रहा है और एक येलो सी शेड वाला गोल्ड दिख रहा है ना, तो ये तीनों तरह के गोल्ड का यूज़ होता है ज्वेलरी बनाने में, ये तीन तरह के गोल्ड है। सो ये हो गया अलॉय ऑफ गोल्ड। सो अब आपका चैप्टर हो चुका है ख़त्म। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और बहुत आसान है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।